A very good morning to all of you. Welcome to the Wi-Fi study again. So guys, welcome back. बहुत बहुत क्लासेस आपकी शुरू करवाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. मेरे ख्याल शेड्यूल और टाइमिंग जो है वो अपन ने कल डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज फिर से कई सारे बच्चे जो है उनको शेड्यूल और टाइमिंग को लेके थोड़ी सी मुश्किल हुई थी. तो एक बार वापस से वही सारा चीजें डिस्कस कर लेते हैं, फिर जरा मेन पॉइंट पे आते हैं कि 8:30 से 9:30 बजे वाली जो आपकी क्लास है उसका मेन पॉइंट क्या है और कैसे ये क्लासेस जो है वो स्टार्ट करनी है और कैसे लेके जानी है. ठीक है, पहले तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे नहीं आ पाए हैं वो लोग आ जाएंगे, एंड इन बिटवीन जो क्लासेस अभी चल रही हैं उनसे भी बच्चे जो है वो फटाफट आ जाएंगे. एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. कुछ आवाज का कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए. मेरे ख्याल से सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, Thank you so much and good morning to all of you. Good morning, a very good morning to all of you. Yes, I missed you too guys. मतलब जितना मिस आपने किया है उतना ही मिस मैंने किया है. So let's start with this. देखिए ये जो 8:30 से 9:30 बजे आपकी क्लास है, ये आपकी है जनरल साइंस की क्लास, जो कि अभी तो इंट्रोडक्शन और जो क्लास है वो ऐसे चलेगी आपकी कि एनटीपीसी के जो फेज 1 के बच्चे हैं उनको भी मदद मिले और ग्रुप डी के जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ी सी मदद मिले. ठीक है. सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग गाइस. अभी देखिए यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं चीजों को. कुछ चीजें मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे. ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है सबसे पहले. दूसरी चीज, ये जनरल साइंस का टाइम अब आपका रहने वाला है वाईफाई स्टडी के चैनल पे, दैट इज मंडे टू फ्राइडे 8:30 to 9:30 AM, यानी कि मॉर्निंग में. नो द पॉइंट इज दिस, और क्लासेस की अगर हम डिस्कस कर ले यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर यूट्यूब की क्लासेस की बात करते हैं तो 8:30 से 9:30 आपकी जनरल साइंस के क्वेश्चंस के साथ हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है. दूसरी, शाम को 6 से 7 बजे आपकी जो क्लास है वो जीके के 1 लाइनर की है, और जैसे मैंने बोला था कि 10,000 प्लस क्वेश्चन शायद यूट्यूब की हिस्ट्री में पहले कभी जीके में किए ही नहीं है एक ही सीरीज में. और तीसरी चीज है 8 से 9:30 बजे वीकली जो करंट अफेयर है उनकी क्लासेस. अनअकैडमी प्लस पे भी क्लासेस चलेंगी, लेकिन उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं क्योंकि उसमें प्रोफाइल बनती है, उसके बाद क्लासेस जो है वो शुरू होती हैं. अभी आप लोगों को लिंक भी नहीं दिख रहा होगा मेरा, तो ये सारा प्रोसेस आज हो जाएगा. तो कल से जो है वो अनअकैडमी पे 2 घंटे क्लासेस होने वाली है, एक 7 से 8 और एक 8 से 9. नाउ इन 2 क्लासेस में एक्चुअली होने क्या वाला है कि जो आप लोगों को, आप जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना चाहते हैं उन लोगों की हम बात करने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे थ्योरी पार्ट है वो वाला सेक्शन को थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे. डिटेल्ड थ्योरी जिसे बोलते हैं, डिटेल्ड थ्योरी, तो वो आपकी प्लस पे ऐप पे चल जाएगी और आपकी यूट्यूब पे जो क्लासेस है वो ऐसे ही चलती रहेगी. ठीक है. यस गाइज, यहाँ पे हाँ पहले प्रोफाइल जो है वो थोड़ी सी चेक करनी पड़ेगी. प्रोफाइल आज बन जाएगी पूरी अनअकैडमी के ऐप के ऊपर, और कल से वहां पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी. मेरे ख्याल किसी को कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, एसएससी और रेलवे इन 2 एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं. ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए पूरा ये जो कोर्स है साइंस का कंप्लीट कोर्स चलने वाला है, और एसएससी वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासेस रहेंगी वो एक तो जीके की 1 लाइनर वाली क्लास रहेगी और उसके अलावा ये दोनों क्लासेस. तो मेरे ख्याल कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, कोई इशू नहीं है. हाँ, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस ही कराऊंगी. अगर आप थोड़ा सा पढ़ने के मूड में रहेंगे यहाँ पे तो उसके हिसाब से यस प्लीज करके इसको शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, है ना. अरे पीडीएफ वाला, हाँ पीडीएफ नहीं आए तो अपने को सांस ही नहीं आए, हमारा वाला हिसाब है. पीडीएफ नहीं मिले तो पूरे दिन ऐसे एग्जॉशन, सांस नहीं आती ना वाला सीन है. तो बिना पीडीएफ के आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी. सारी की सारी क्लासेस में आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड होंगी. जैसे आज की ये क्लास है, आज में आपको 50 क्वेश्चन की एक पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएगी. हालांकि क्लास में जो है वो हम चीजों को शुरू करने वाले हैं. अच्छा, सबसे पहले ये 8:30 से 9:30 बजे वाली जो क्लास है आपकी, इसमें मैं क्वेश्चंस के साथ शुरू कर रही हूँ. ठीक है, किसके साथ? क्वेश्चंस के साथ. और धीरे धीरे इसको क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा थ्योरी के साथ समझेंगे. आज ही की क्लास से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपकी चीजें जाने वाली है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, जरा आंसर दीजिए. मेटाबॉलिज्म किसको रेफर करते हैं? अगर आप साइंस पढ़ते हो और साइंस में अगर आप बायोलॉजी के साथ शुरू करते हो तो बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन जीव विज्ञान में आपका यही होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होता है, यानी कि उपापचयन जो है ये हम किसको बोलते हैं. तो फटाफट से कोई जल्दी से आंसर करना शुरू करिए. अच्छा, साउंड का 1-2 थोड़ा सा इशू रहेगा, वो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा. आज पहली क्लास है, नारियल तो फूटा है कम से कम, है ना.
तो अब नारियल फूटेगा तो धीरे धीरे चीजें भी बेटर हो जाएंगी। प्लीज करके आज की क्लास जो है उसके साथ मैनेज कर लीजिए, हल्का सा साउंड का रहेगा। हाँ थोड़ा सा ना कट रहा है क्वेश्चन, यस। नहीं आवाज जो है ना वो आपकी सही हो जाएगी, आवाज आपकी कल तक थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। पीडीएफ यूट्यूब की क्लासेस जो है वो आपकी यूट्यूब पे ही मिलेगी पीडीएफ आपकी, और जो ऐप की क्लासेस है वो आपके पास ऐप पे ही जाएगी, तो कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चंस थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लीजिए लाइट के साथ, साउंड के साथ। रीजन ये है कि आज पहली क्लास शुरू हो रही है, अगर बोर्ड पे नहीं लेते तो वैसे लेना पड़ता है जो दूसरा सिस्टम होता है। तो मैं चाह रही थी आपकी पहली क्लास जो है वो बोर्ड पे ही जाए, तो हल्का सा साउंड का इशू है वो आपका कल तक जो है ना वो कलर मतलब ठीक हो जाएगा, कल तक ठीक हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, मेटाबॉलिज्म इज रेफर टू एज, उपापचयन जो है वो किसके संदर्भ में बोला जाता है। अगर ये क्वेश्चन कट रहा है तो इसको थोड़ा ठीक करते हैं। राइट अभी क्वेश्चन नहीं कटेगा आपका, और अभी दोबारा से फटाफट देखिए। मेटाबॉलिज्म इज रेफर टू एज, उपापचयन संदर्भित है किसके मामले में, जैव जीवाणुओं के संश्लेषण से, जैव अणुओं के टूटने से, जैव अणुओं के संश्लेषण व टूटने से, और रिसाइक्लिंग ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि जैव अणुओं के पुनर्चक्रण से। देखिए सबसे पहले अगर आप साइंस पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, और बायोलॉजी में आप पहली चीज जो है ना वो ये सीखते हो कि जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना वो आपकी मेटाबॉलिज्म से ही रेफर करती है। किससे रेफर करती है, मेटाबॉलिज्म या उपापचयन से ही रेफर करती है। मेरा खाना या मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है, मैं जो दिन में सुबह खाती हूँ वो शाम तक नहीं पचता है, लेकिन वहीं पे अगर कोई खाता है और 2 घंटे बाद ही पच जाता है तो मतलब हम बोल सकते हैं कि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, यानी कि उसने जो चीज खाई है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको उसने कन्वर्ट कर दिया है इनटू दी स्मॉलर सब्सटेंसेस। ठीक है, छोटे अणुओं में उसको तोड़ दिया, और ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत 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 ज्यादा क्या है, फास्ट है यहाँ पे। तो आपका सी करके याद रखिए, सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि जैव अणुओं के संश्लेषण व टूटने को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ। नेक्स्ट धीरे धीरे चीजें आपकी बढ़ जाएंगी। थोड़ा सा भी ये है कि आज क्लास शुरू ही है, एटलीस्ट क्लास शुरू तो हुई है, थोड़ा सा साउंड वगैरह हम मैनेज कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। बोर्ड का कलर भी चेंज करेंगे, सब कुछ चेंज करेंगे, चिंता ना करो आप। हाँ एक बार क्लास के बाद वापस से चेक कर लेंगे, भाई हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं नयन, तो वो उसको पूरा करके देंगे, आप लोग टेंशन ना लो। ये क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑर्गन डज डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूसेस केमिकल्स नीडेड फॉर डाइजेशन, कौन सा अंग विषाक्तता को खत्म करता है और पाचन के रसायनों का उत्पादन करता है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे श्योर शॉर्ट 100% लिख के दे रही हूँ। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आपको फिर से भर भर के रिपीट करेगा, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दीजिए। पीडीएफ आपको क्लास के बाद ही मिल जाएगी बच्चे, आप लोग टेंशन ना करो, पीडीएफ की टेंशन ना लो किसी भी तरीके से। पीडीएफ आपकी सारी की सारी अप टू डेट रहेगी। पीडीएफ का पहले भी कभी इशू नहीं आता था ज्यादा, अभी भी, अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। दूसरी चीज, कंप्लीट साइंस की जो डिटेल थ्योरी है वो आपकी ऐप पे चलेगी, तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पे करना और ये सारा, आप आराम से मेरे साथ अभी पढ़ो। अभी इन सारी चीजों की टेंशन ना लो, क्योंकि वो चीजें मैं भी टेंशन मुक्त होके यहाँ पे आई हूँ, तो उन सारी चीजों की ना आप कतई टेंशन ना लो, बस आप मेरे साथ पढ़ो। क्वेश्चन में आंसर क्या है, विच ऑर्गन डज डिटॉक्सिफिकेशन, आपके बॉडी से। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो फरवरी मार्च का टाइम आने वाला है, अगले 2 महीने, उस 2 महीने में आप भर के ना जूस पियो, सिट्रिक एसिड जो है वो अपने बॉडी में कंज्यूम करो। अभी इस टाइम कीनू संतरा मार्केट में आया हुआ है, क्यों, क्योंकि सिट्रिक एसिड और विटामिन सी जो है वो लिवर के साथ मिलके हमारा क्या बनाता है, हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि डिटॉक्सिफाई करता है, और इसके लिए हमारा जो ऑर्गन है ना वो कौन सा है, लिवर है। ठीक है, अच्छा इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे केमिकल वर्ड दिखाई दे रहा है, या हिंदी में देखो आपको यहाँ पे रसायन वर्ड दिखाई दे रहा है। एक चीज आप हमेशा याद रखना, लिवर को हम क्या बोलते हैं, लिवर जो है ना वो हमारा क्या बोला जाता है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी, केमिकल
फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट, केमिकल फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारा लिवर हमारे बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे बोला जाता है, जैसे हमारे पैनक्रियाज है, जैसे हमारा हार्ट है, उसी तरीके से लिवर यानी कि यकृत हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लिवर को हम किस नाम से जानते हैं? केमिकल फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन आपको वापस रिपीट करेगा ग्रुप डी के एग्जाम्स में, तो प्लीज करके इसको थोड़ा सा फोकस करके यहाँ पे मेरे साथ समझिए। अब जरा यहाँ पे अगर हम लिवर को समझ पाए, लिवर में आगे बता रहा हूं आपको, एक लिवर का ही प्रॉपर पार्ट करते हैं, लिवर को जरा समझने की कोशिश करते हैं, पर अभी इसको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला पार्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल में या आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये क्वेश्चन फिर से एनटीपीसी में अभी ग्लूकोज कहाँ पे कन्वर्ट होता है और किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये पूछ लिया गया है। ग्रुप डी आपसे वापस पूछने वाली है। टेलीग्राम, देखो टेलीग्राम पे पीडीएफ अपडेट करेंगे। अच्छा हाँ, ये भी तो ऑप्शन होता है ना, टेलीग्राम पे पीडीएफ अपडेट करेंगे, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आज 6 से 7 बजे वाली जो क्लास है उसमें दे देंगे, है ना। अभी देखो, अभी तो शुरू तो करने दो भाई, आज की क्लास शुरू ही तो हुई है, थोड़ा सा चलो, काफी सारी चीजें जो नहीं पता रहता है ना वो स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया से बता देते हैं। तो 6 to 7 वाली जो क्लास है आज शाम को 6 से 7 वाईफाई स्टडी के इसी चैनल पे 6 से 7 बजे क्लास होने वाली है। टेलीग्राम हुआ, अनअकैडमी के ऐप का जो लिंक है, वो सारी चीजें हुई, का आगे के कोर्सेज के बारे में, और 6 से 7 वाली जो क्लास है वो कैसे जाने वाली है, ये सारी चीजें हम 6 से 7 वाली क्लास में ही करेंगे। टेलीग्राम पे भी पीडीएफ मिल जाएगा, ऐप पे भी चला जाएगा, पीडीएफ भर भर के हर जगह आपको बांटे जाएंगे। अगर कहीं दिक्कत हो तो एड्रेस भेज दें, पीडीएफ साथ में आपके घर पे भेज देंगे। और बताओ, ग्लूकोज, राइट, अच्छा एक बार इसको लाइक और शेयर भी कर दो प्लीज करके ना, ताकि थोड़ा सा देखो मोटिवेशन चाहिए, वापस मोटिवेशन चाहिए बहुत सारा, मुझे भी और आप लोगों को भी। ये देखो, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन यानी कि आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन क्या होता है? तो ग्लूकोज करके आप लोगों को याद रखना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, राइट। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब कई लोग इसको ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 6 कार्बन का कौन सा कंपाउंड है जो कि आपके आहार नली में अंत तक अवशोषित होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए। अरे भाई देखो, C6 हम लिख रहे हैं, C6 लिखने का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल्स हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये C6 कंपाउंड हो गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? वो है C6H12O6, बराबर है। अब अगर आपके बॉडी के अंदर इसको अवशोषित किया जाएगा तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में किया जाएगा और यही ग्लूकोज फिर आपके बॉडी के सारे जो सेल्स हैं उसमें किया जाएगा। अगर मैं इसको और स्पेसिफाई कर दूं, अगर एग्जाम में आपसे और स्पेसिफिकेशन इसकी पूछ लेते हैं, तब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसको मोनोसेकेराइड। अभी तो ग्लूकोज बोल रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज की जो यूनिट्स हैं उसको भी अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दूं तो मोनोसेकेराइड या एकल शर्करा, राइट। पहले ग्लूकोज आई, ग्लूकोज 2T, पॉलीसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। यहीं पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार वापस से मैं ये मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, ये सारा पार्ट आपके लिए डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, हमारे पास ग्लूकोज के भी कितने, ये इसका आंसर है ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज के भी कितने फॉर्म्स हैं जो मेरे पास आ सकते हैं, या कितने फॉर्म में ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, जरा इसको जरा समझने की कोशिश करना। ग्लूकोज को सबसे पहले हम लिख सकते हैं मोनोसेकेराइड। क्या लिख सकते हैं? मोनोसेकेराइड। ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को कभी समझ ही नहीं आता, तो आज इसको एक बार समझने की कोशिश करना। पहली चीज मोनोसेकेराइड। दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है? डाइसेकेराइड। सेकेराइड का मतलब क्या होता है? चीनी, शुगर, है ना ये। तीसरा क्या होता है? ऑलिगोसेकेराइड। क्या होता है? ऑलिगोसेकेराइड, ठीक है। चौथा क्या होता है? चौथा होता है पॉलीसेकेराइड, राइट। चौथा क्या है यहाँ पे? पॉलीसेकेराइड करके। अब देखो, मोनो है मतलब एक है, तो मैं इसको एकल शर्करा लिख लूं, कहीं कोई दिक्कत? हिंदी में इसको मोनोसेकेराइड को हम क्या लिखते हैं? एकल शर्करा। डाइसेकेराइड को हम क्या लिखते हैं? द्विशर्करा। ऑलिगोसेकेराइड और पॉली को हम बोलते हैं बहुलक शर्करा या बहुशर्करा, ठीक है। अगर ग्लूकोज का 1 नंबर है, मोनो मतलब एक, अगर ग्लूकोज का 1 नंबर है
तो आप उसको क्या बोलोगे, मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सारे क्या है, एक होता है इसमें सब्सटेंस या एक ग्लूकोज होता है, तो हमने उसको बोल दिया मोनोसेकेराइड। अगर दो यूनिट आपस में जुड़ी हैं, यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज सुक्रोज, है ना, तो वो आपका क्या बन जाता है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, वो आपके बन गए डाइसेकेराइड करके। इसको और डिटेल में एक बार पढ़ेंगे, अभी बस नंबर के हिसाब से लर्न कर लो। मोनोसेकेराइड में 1 ग्लूकोज, डाइसेकेराइड में 2 ग्लूकोज, ऑलिगोसेकेराइड में कितने, 3 से लेके 9। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको 3 से 10 तक याद रखते हैं, नहीं लर्न करना है आपको, लर्न करना है 3 से लेके 9, यानी कि ग्लूकोज की अमाउंट या तो 3 हो या 4, 5, 6, 7, 8, 9 आखिरी हो। उसके बाद अगर 10 या उससे ऊपर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, यानी कि बहु। और बहुलक में क्या हो जाता है, जैसे आपका स्टार्च है, ये बहुलक है। सेल्यूलोज है, जो पौधों में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो सेल्यूलोज होता है, राइट। तो सेल्यूलोज में क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड करके, समझ आ गया यहाँ पे, बहुलक शर्करा जिसे हम बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, लिवर इज अ रिच सोर्स ऑफ व्हाट, यकृत किस चीज का अच्छा सोर्स होता है। अब आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है, वरना यकृत जो है वो आपके शरीर में हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके शरीर में जो यूरिया भी बनती है ना, वो भी लिवर ही बनाता है। आपके शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन का जो कन्वर्जन है वो भी आपका यकृत या लिवर ही कर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बता दीजिए कि यकृत किसका सोर्स है या किसका अच्छा सोर्स है, शर्करा का, वसा में घुलित विटामिन, खनिज और लवण, या प्रोटीन। जल्दी से आंसर बता दीजिए। पॉलीसेकेराइड में अरे फिर से वही सारी दिक्कतें। देखिए मैं पहले भी ये बात बोली हूँ, जब मेरे पास पढ़ने आओ तो कोरे कागज की तरह आओ, है ना, ताकि उन कागजों पे ना मैं अपना ज्ञान जो है ना वो थोड़ा सा लिख पाऊं, और वो ज्ञान आपके अगर कहीं ना कहीं काम आ जाए ना, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर मैं आप लोगों की पूरी पढ़ाई की जर्नी में 1-2% भी हिस्सा बन पाऊं आपकी नॉलेज को बढ़ाने में, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो ये वही वाला पार्ट है यहाँ पे, जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि पॉलीसेकेराइड यानी कि बहुलक शर्करा की जो संख्या है वो 10 से लेके कितनी भी हो सकती है, तो 11 से नहीं लर्न करिए, मैंने इसीलिए बार बार रिपीट किया। कई लोग ऑलिगोसेकेराइड को 3 से 10 लर्न करते हैं, और उसके बाद पॉलीसेकेराइड को लर्न करते हैं 11 से। मैंने क्या बोला दोबारा सुनिए, ऑलिगोसेकेराइड जो है वो 3 से 9 होता है, और जो बहुलक शर्करा यानी कि पॉलीसेकेराइड है वो 3 से कितना भी हो सकता है, 660, 6060 तक भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में आपका आंसर क्या रहेगा, फिर से आंसर जो है, अब यहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो ना, देखो लिवर इज अ रिच सोर्स ऑफ व्हाट, तो लिवर शुगर नहीं रखता है, लिवर मिनरल्स और प्रोटीन संभाल के नहीं रखता है। लिवर जो है वो आपके विटामिन को रखता है, लेकिन कौन से विटामिन, वसा में घुलनशील। अब ये तो सबको क्लियर है कि जो हमारे पास विटामिन होते हैं वो 2 तरीके के पाए जाते हैं, एक होते हैं जो वसा में घुलित होते हैं और एक होते हैं जो पानी में घुलित होते हैं। अच्छा ये चीज आपको पता है ना, वसा में घुलना और पानी में घुलना मतलब किस लिए जरूरी है, ताकि अगर उन विटामिन को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो वो पानी को और वसा को एज अ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, कैसे, एक वाहन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो वसा में घुलने का तो थोड़ी है कि फैट में बिल्कुल मिल गए जाके एकदम जैसे शेक जैसा बना लिया, नहीं, पानी में घुले तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पानी में जाके ऐसा घुल गए, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि जो विटामिन पानी को एज अ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। जो विटामिन वसा में यानी कि फैट में घुल के कहीं और पे जाते हैं उनको हम बोलते हैं वसा में घुलित विटामिन। तो जो लिवर है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन जितने भी होते हैं उनको स्टोर करके रखता है। और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, कीड़ा करके लर्न किया ना आपने, KEDA है ना, KEDA, या विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, राइट। ये जो 4 विटामिन है ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और ये हमारे लिवर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है ना वो फैट सोल्यूबल करना है। अब एक बार लिवर देख ही लो, जब इतना ज्यादा बार बार लिवर आ रहा है तो लिवर की बात कर ही लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिवर जो है ना ये हमारे शरीर में हमारे राइट साइड के नीचे यहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल इस जगह जहाँ पे आपके लंग्स खत्म हो रहे हैं, फेफड़े, वहीं पे लिवर रखा हुआ है। लिवर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड
करते हैं, एक हमारा होता है लेफ्ट लोब। सारे लिवर के क्वेश्चन आज लर्न कर लीजिए ताकि आगे आपसे पूछा जाए तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिवर को हिंदी में ना यकृत बोला जाता है और इसकी ज्यादा ही हिंदी कर दो गानों के हिसाब से तो जिगर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा ये वाला इतना फैंटेसी वर्ड आपको हिंदी में एग्जाम में लिख के नहीं देंगे, सो चिंता नहीं करिए। आप लोगों के लिए लिवर और यकृत दो लर्न कर लीजिए। हिंदी में भी कई कबार ऐसे आपको लिवर लिख देते हैं तो ये ना हो ये क्या लिख दिया ऐसा करके, तो लिवर या यकृत ये लर्न करना है। सबसे बड़ी चीज हमारा लिवर जो है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। आपको पूछे कि आपके बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो लिवर आंसर करना है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.5 किलो की होती है, यानी कि इसका वजन जो है वो 1.4 से लेके 1.5 किलो तक का हो सकता है। इतना बड़ा हमारा ब्रेन भी नहीं होता है, मतलब इतना भारी तो हमारा मस्तिष्क भी नहीं होता है। लिवर जो है वो सबसे भारी अंग बोला जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये हमारे शरीर का अकेला ऐसा अंग है जो रीजनरेशन करता है। रीजनरेशन बोला तो क्या, ये हमारे शरीर का अकेला ऐसा अंग है जो अपने आप को सही कर लेता है, अपने आप से ही सही कर लेता है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे याद रखनी है कि लिवर को जैसे मैंने बताया कि केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि ये रसायन की उत्पादन करता है। चौथी चीज, ये हमारे शरीर में यूरिया बनाता है। पांचवी चीज, हमारे शरीर के जितने भी ग्लूकोज हैं, फैट है या फिर फैट तो फिर भी थोड़ा कम ही बोलेंगे, ग्लूकोज ज्यादा, और उसके अलावा जैसे विटामिन हैं इनको स्टोर करने का काम करता है। शरीर के अंदर अगर एक्स्ट्रा आरबीसी बन जाती हैं तो वो लिवर स्टोर करके रखता है, और छोटे बच्चे में तो आरबीसी बनाता भी लिवर है। तो लिवर यहाँ पे एक बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो लिवर का ये वाला हिस्सा जो है, जो बड़ा सा आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये राइट लोब करके बोला जाता है, और ये जो है ना ये आपका लेफ्ट लोब बोला जाता है, बराबर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि लिवर का राइट लोब लेफ्ट लोब के साथ किस चीज के साथ जुड़ा होता है, तो आप आंसर क्या करेंगे, कोरोनरी लिगामेंट। क्या आंसर करेंगे, कोरोनरी लिगामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल आज तक आपको मैंने भी नहीं कराया तो फिर तो कहीं आपने पढ़ा ही होगा। कोरोनरी लिगामेंट करके याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोरोनरी जब आता है ना तो हम क्या कर देते हैं, हम हार्ट से उसको रिलेट कर देते हैं। आपको पूछेंगे ना कि कोरोनरी लिगामेंट किसका हिस्सा है तो आप ऑप्शन में हार्ट आंसर कर देते हो क्योंकि कोरोनरी वर्ड से आपको लगता है पल्मोनरी, कोरोनरी। लेकिन आज के बाद आप ये याद रखोगे कि इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोरोनरी लिगामेंट जो है वो हमारे लिवर के राइट लोब को यानी कि दाहिने को बाहिने से जोड़ के रखता है, ठीक है, राइट को लेफ्ट से जोड़ के रखता है। अब इसमें एक चीज और भी याद रख लीजिए, जब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि राइट और लेफ्ट है तो इसमें अंदर भी और डिवाइडेड होते हैं सेक्शन। तो लिवर में आपके पास टोटल मिला के कितने कक्ष होते हैं ये मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे कितने कक्ष या कितने चैम्बर या कितने लोब जो है वो पाए जाते हैं। तो आप आंसर वहां पे ढूंढिए कि 5 आपके लिए कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ऐसे ही जाने वाला है। तो हम ये बोलते हैं, ठीक है, कोरोनरी लिगामेंट राइट को लेफ्ट से जोड़ रहा है। प्लेन्स देखो, लिवर की जो जगह है आपकी बॉडी के अंदर वो है ये जिसको हम बोलते हैं राइट एब्डोमेन। क्या बोलते हैं, राइट एब्डोमेन, ठीक है। पेट के बिल्कुल सामने लिवर जो है वो मौजूद होता है। राइट और लेफ्ट को कोरोनरी लिगामेंट ने जोड़ा, 1.5 किलो यानी कि सबसे बड़ा ऑर्गन आपके बॉडी के अंदर जो है वो लिवर ही है। और तीसरी चीज यहाँ पे कि ये जो लोब्स होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 5। अब एक क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपका एनटीपीसी पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि जो बाइल जूस है जिसको आप क्या बोलते हो, पित्तरस बोलते हो, है ना। जो बाइल जूस है या पित्तरस जो है वो आपके शरीर में कहाँ पे बनता है या कौन बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है ना ये कौन बनाता है, कौन बनाता है, तो आप आंसर क्या करिएगा, लिवर बनाता है, राइट। ये क्वेश्चन एनटीपीसी ने पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन बनाता है तो लिवर आंसर करना है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आपसे पूछेंगे कि जो पित्तरस बनाया जाता है उसको संग्रहित कहाँ किया जाता है, यानी कि संग्रहित का मतलब होता है कहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। स्टोर के लिए आप क्या लिखोगे, पित्ताशय। अभी हिंदी में पित्ताशय लिखा हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको पित्ताशय नहीं लिख के गॉल ब्लैडर लिखते हैं, ठीक है, गॉल ब्लैडर। और ये बात शायद मैंने पहले भी बोली थी, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो गॉल ब्लैडर है ना, यानी कि जो पित्ताशय है उसकी प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। आप लोगों ने भी सुना होगा
गॉल ब्लैडर में पथरी होना या गॉल ब्लैडर में कैंसर तक होने वाली सिचुएशन आ गई है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये छोटा सा गॉल ब्लैडर आपके इतने बड़े लिवर में यहाँ पे छोटा सा रखा हुआ है। क्या रहता है यहाँ पे, जैसे ये गॉल ब्लैडर है, हरे रंग का छोटा सा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, गॉल ब्लैडर करके उसको मेंशन भी किया हुआ है। तो गॉल ब्लैडर जो है, जिसको आप पित्ताशय बोल रहे हो यहाँ पे, ये पित्ताशय जो है इतना सा है, इतना सा, जो लिवर के अंदर से जा रहा है। इसमें अगर कैंसर हो जाए या पथरी हो जाए किसी के, तो क्या होता है कि इस पूरे सेगमेंट को यहाँ से हटाना पड़ता है। और अगर यहाँ पित्ताशय में कुछ गड़बड़ हो जा रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फिर जो है ना, ये लिवर को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, और या तो इस लिवर के इस हिस्से को काटना पड़ता है, या फिर लिवर ही डैमेज हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो मेरे ख्याल ये समझ गए हो। संग्रहित किससे होता है, ये क्वेश्चन देखो एनटीपीसी में तो पूछ ही लिया गया है, लेकिन मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ इस बोर्ड के ऊपर, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये ग्रुप डी में यहाँ से एक क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा, और एसएससी में भी लिवर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। लिवर भाई इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्वेश्चन तो बनता है ना। स्टोर कहाँ किया, पित्ताशय में किया या गॉल ब्लैडर में किया। और तीसरी चीज जो है कि स्टोर करने के बाद, स्टोर जब हमने किया तो इसको भेजना भी तो पड़ेगा, यानी कि जो बाइल जूस है वो किस लिए जरूरी होता है, वो हमारे शरीर में मौजूद फैट या वसा, अभी हिंदी इंग्लिश है ना यही होगा, ठीक है, फैट या वसा जो है ना उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जैसे ही आपके शरीर से पित्त रस या बाइल जूस निकला, तो वो निकलेगा कैसे, निकालने वाली जो नली है वो कौन सी होती है, निकला कहां से वो, तो आप याद रखोगे पित्त नलिका। क्या बोलोगे, पित्त नलिका करके आपको याद रखना है। मेरे ख्याल ठीक है, ये चीज, इतना चीज समझ आ गई यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे बता दो, किसी को लिवर वाले किसी भी सेगमेंट में कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं है, किडनी विडनी नहीं निकालना है अपने को, किडनी वगैरह निकालने का। होल्ड ऑन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका एनटीपीसी में, लिवर से रिलेटेड। ये एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है कौन सी डेट को आया है, लेकिन एक बार हम एनालिसिस संडे को बैठ के पूरा साइंस का एनालिसिस करेंगे जो अभी तक एनटीपीसी ने पूछा है। तो आप लोग टेंशन ना लो प्लीज, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में करा रही हूँ वो एनटीपीसी बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, तो कहीं पे कोई तकलीफ नहीं हो आपको। लिवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आगे भी पूछा जाएगा, क्लियर है। आगे इसके और भी क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको और समझ आ जाएगा। यहाँ पे Which one of the following four secretion is different from the remaining one? मैं दोबारा पढ़ दे रही हूँ, निम्नलिखित में से जो दिए गए 4 स्रावित जो पदार्थ हैं, इनमें से कौन सा एक स्रोत ग्रंथि की कार्यवाही स्थल तक परिवहन के साधन के आधारित पे अन्य 3 से डिफरेंट है। मतलब मैं आपको ये पूछ रही यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास 4 चीजें लिखी हैं, सलाइवा, लार जिसे कहते हैं, स्वेट जिसको हम पसीना बोलते हैं, पित्त जो है वो क्या हो गया, अभी हमने पित्त रस जो बोला बाइल, और एपिनेफ्रिन। आपको ये बताना है कि इनकी ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, यानी कि इनके परिवहन के हिसाब से, एक जगह से दूसरी जगह जब ये परिवहन करते हैं तो ये 4 चीजें जो है ना ये कैसे अलग है। और ये आपको तभी आंसर पता लगेगा जब आपको अपने बॉडी के अंदर जो आपके फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि जो बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के द्रव निकलते हैं, जैसे लार है, स्वेट है, या फिर आपके एंजाइम्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं, उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स है, ये सारा जो है ना इनका आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। नहीं, अब एक गॉल ब्लैडर को अगर आपने काट के बाहर निकाल दिया तो गॉल ब्लैडर दोबारा रीजनरेट नहीं करता है। तो जो गॉल ब्लैडर का काम था ना, अब वो काम एक्स्ट्रा जो है ना वो किसके ऊपर पड़ जाएगा, वो अब लिवर को करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो गॉल ब्लैडर जिसका निकल जाता है ना, वो क्या करते हैं, जिनका गॉल ब्लैडर निकल गया है वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको, फिर उनको बोला जाता है कि आपको चावल नहीं खाने हैं, आपको वसा नहीं खानी है, किसी भी तरीके का फैट जो है वो आपको कंज्यूम नहीं करना है। तो गॉल ब्लैडर का जो काम था वो था स्टोर करने का। तो लिवर क्या करता है, जब भी फ्री होता था वो अपना बना देता था, अपने जो भी पित्तरस बनाना था गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता था। अभी जब गॉल ब्लैडर है ही नहीं तो उसको डायरेक्टली रिलीज करना पड़ेगा जब आप खाना खा रहे होगे, तो इससे ना लोड जो है ना वो लिवर पे पड़ जाता है। इसीलिए मना करते हैं कि भैया आप फैट मत खाओ अगर गॉल ब्लैडर की कोई दिक्कत होगी। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में लिखा है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताने हैं। तो पहले तो आप ये बताओ इसमें कौन सा हार्मोन है और कौन सा एंजाइम है। सलाइवा या लार जो है वो आपका क्या होता है, ये आपका होता है एंजाइम, ठीक है।
और पित्तरस या बाइल जो है ये क्या होता है, ये भी आपका होता है एंजाइम, बराबर है। और ये एपिनेफ्रिन क्या है, ये है आपका हार्मोन, ठीक है। एपिनेफ्रिन क्या है, ये आपका हार्मोन है। और स्वेट में बोलूं यानी कि मैं पसीने की बात कर रही हूं, तो पसीना जो है ना वो आपका एक तरीके से उत्सर्जन का साधन होता है। मतलब आपके शरीर में जैसे ही सॉल्ट बढ़ जाएंगे, पानी बढ़ जाएगा, तो या गर्मी है, जैसे इस टाइम आपको पसीना नहीं आता और इस टाइम आपको प्यास भी नहीं लगती। अभी सर्दियों की ये जो दिन चल रहा है उसमें अगर आप पीने की कोशिश भी करोगे ना पानी, तो भी भूल जाओगे 2 या 3 ग्लास। वहीं गर्मी आती है तो हम 12 से 13 ग्लास भी पी लेते हैं। तो इस टाइम पसीना भी जो है ना वो अपना कम निकल रहा है। तो स्वेट जो है ये क्या हो गया, आपके शरीर के अंदर उत्सर्जन का, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकालने का ना एक तरीका है। तो एंजाइम हुआ, पसीना हुआ, एंजाइम और हार्मोन। तो आप ये देखो एंजाइम्स जो है ना वो जहां से निकलते हैं वहीं पे अपना काम करने लग जाते हैं। जैसे बाइल जूस है, लिवर से थोड़ा सा निकलेगा और खाना उसका इंतजार कर रहा है, उसके लिए पलके बिछा के बैठा है कि जब लिवर आएगा ना तब मैं, लिवर से जब बाइल जूस आएगा तो मेरा जो वसा है उसको मैं पाचित करूंगा या उसको डाइजेस्ट करूंगा या उसको तोड़ूंगा, बराबर है। अब ये चीज जो है ना, ये तीनों जो है ना ये क्या करते हैं, ये जहां पे इनकी जो ग्रंथियां मौजूद हैं ये वहीं से निकल के वहीं पे इनकी एक्टिविटी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कि सोर्स से निकले और टारगेट साइड पे गए। सोर्स, बंदूक से गोली निकली और गोली जहां लगनी है वहां पहुंच गई, ये मेरा कहने का मतलब है सोर्स से टारगेट। तो इनके सोर्स और टारगेट में कोई अंतर नहीं है, जहां पे निकले वहीं पे काम करना है। लेकिन एपिनेफ्रिन क्या है भैया, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं हमारे इमरजेंसी ग्लैंड, जो कि हमारे आपातकालीन हार्मोन बोले जाए। इमरजेंसी ग्लैंड हमारा एड्रिनल, उससे निकलते हैं ये। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है ये तो हमारे आपातकालीन ग्रंथि हैं। आपातकाल में यानी कि इमरजेंसी में क्या होता है, दिल की धड़कन बढ़ना, सांस जो है वो तेज या धीरे, तेज होना, धीरे तो नहीं होएगी, आंखों में डायलेशन यानी कि प्यूपिल डायलेशन हो जाना, मुंह जो है उसका पीला हो जाना, पसीना निकलना, ये एपिनेफ्रिन का काम है, ठीक है। तो वो तो पूरे शरीर में जाएगा ना, तो इसलिए उसका सोर्स साइड जो है ना वो अलग है और उसकी टारगेट साइड जो है वो अलग अलग है। तो मेरे ख्याल आप समझ गए हो। इस पे आंसर जो है ना वो आपको एपिनेफ्रिन देना है, ठीक है। एपिनेफ्रिन इस क्वेश्चन का मतलब आज जो है ना मुझे लग रहा है पढ़ाई से ज्यादा ना आप लोग खुश ज्यादा हो। अरे भाई इतना टाइम बाद क्लास चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कितना खुशी देखो जरा ऐसे झलक रही है ना। कोई बात नहीं, आंसर दो आप पहले। कई लोग अभी ज्वाइन किए हैं तो अभी उनका गुड मॉर्निंग हो रहा है यहाँ पे, तो गुड मॉर्निंग। आवाज वगैरह के मैंने बोल दिया है कि आवाज वगैरह जो है वो 1-2 दिन में हो जाएगी। भैया नारियल फूटा है अभी, है ना, तो नारियल फूटने के बाद थोड़ी सी चीजें मैनेज करने में टाइम लगेगा ना। तो गाइस थैंक यू सो मच। मतलब आज मेरे ख्याल वेलकम डे है, वो जो होती है ना क्या बोलते हैं उसको, ये चीज समझ आ गया, एपिनेफ्रिन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कल की क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करूंगी और फटाफट 50 क्वेश्चन जो है 30 to 50 क्वेश्चन क्लास में ही करने हैं। सो ऑन दिस वे परमिसिबल, चलो इसको छोड़ते हैं, इसका क्या ही करना है। मैं अब अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन क्लियर है। स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। और दूसरा चीज, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज नोन ऑसिफिकेशन, यानी कि अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को ऑसिफिकेशन बोला जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड एज व्हाट, तो ऑस्टियोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन। हिंदी में पढ़ती हूं मैं, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है और अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को ऑसिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। अब आप हड्डियों में ये जो 2 ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से बताओ, दोनों ऑप्शन ठीक है, दूसरा ठीक है, पहला ठीक है, या कोई भी स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस करने की आदत मैं आपको डलवाऊंगी ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा भी मुश्किल रहेगा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो एग्जाम में क्वेश्चन को करने की या देने की। बताइए, बोथ राइट विशाल, बिल्कुल बोथ ठीक है। यहाँ पे कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को, कोई भी दिक्कत। देखिए ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोफिकेशन और तीसरा शब्द यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑस्टियोसाइट। क्या लिखते हैं, ऑस्टियोसाइट। हड्डी के जो सेल होते हैं ना, जिस सेल से आपकी ये हड्डियां बनी हुई हैं, ये 206 हड्डियां बनी हुई हैं। वैसे तो अब इसको समझना भी जरा, अगर हम कभी तो हम ये बोलते हैं कि भाई ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी हड्डियां कौन से मिनरल से बनी हैं, यानी कि कौन से खनिज से बनी हुई हैं,
तो आप आंसर जो है वो क्या करोगे, तब आंसर करोगे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। क्या करोगे, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। क्या करोगे आप आंसर, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। मिनरल जब मैंने पूछा, मिनरल ध्यान से, हम लोग ये छोटे छोटे हमें पता सब होता है लेकिन हम कंफ्यूज करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हड्डी किस मिनरल की या किस खनिज की बनी होती है, तो आंसर होना चाहिए ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि हड्डी कौन सी सेल की बनी होती है या हड्डी कौन सी कोशिका की बनी होती है, तब आंसर आपको क्या करना है, ऑस्टियोसाइट। क्या लिखना है, ऑस्टियोसाइट। साइट वर्ड का मतलब क्या होता है, साइट वर्ड का मतलब होता है सेल, और सेल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं हम, साइटोलॉजी, बराबर है। तो जब सेल के अध्ययन को आपने साइटोलॉजी बोला, तो हड्डियां जिस सेल की बनी है उसको ऑस्टियोलॉजी बोल दिया, और हड्डियां की जो बनने की जो अध्ययन होती है उसको हमने ऑस्टियोलॉजी बोल दिया, और प्रोसेस जो बनता है उसको हमने ऑसिफिकेशन बोल दिया, बराबर है। बताओ, अभी बताओ, कहीं पे प्रॉब्लम है यहाँ पे, दोबारा से सुन लीजिए, इसको मैं वापस से रिपीट करती हूँ। यहाँ पे हड्डियों सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। हड्डियों का, हड्डी जिस सेल से बनी होती है उसको हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। और ऑस्टियोसाइट यानी कि ऑस्टियोसाइट नामक जो सेल होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, हमारी हड्डियां बनाते हैं, इसलिए ऑस्टियोलॉजी क्या हो गया, हड्डियों के अध्ययन को बोल दिया। अब हड्डियों का जो फॉर्मेशन होता है, हड्डियों का जो निर्माण होता है, उसकी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑसिफिकेशन, बराबर है। मतलब समझ गए यहाँ पे। अरे बायो का मतलब ही होता है कि बायो अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि हमारे बॉडी से रिलेटेड है। दूसरी चीज, बायो में शब्द जो है ना इतने मजेदार होता है ना, मतलब क्या ही बोले, इतने ऐसे ऑस्टियोसाइट, ऑस्टिफिकेशन, अभी तो आगे और भी वर्ड्स आएंगे, मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ। ऑस्टियोसाइट नाम की जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारी हड्डियां बनाती हैं, बराबर है। अभी ऑस्टियोलॉजी जो है वो हमने बोल दिया हड्डियों के पढ़ाई को, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है ऑस्टियोलॉजिस्ट। आपकी मतलब आपकी नहीं, किसी की भी हड्डी टूट जाती है तो वो प्लास्टर के लिए जाता है। मेरी हड्डी टूट जाए, मैं प्लास्टर के लिए जाऊंगी, हड्डी चेक कराऊंगी, तो मैं किस डॉक्टर के पास जाऊंगी, ऑस्टियोलॉजिस्ट के पास में जाऊंगी यहाँ पे। और तीसरी चीज, जिस तरीके से मेरे शरीर के अंदर हड्डियां बनी है, निर्माण जो है ना वो होता है ऑसिफिकेशन। और हड्डियां मेरी बनी किस मिनरल की होती है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। साइट मतलब सेल, लॉजी मतलब अध्ययन, फिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस, क्लासिफिकेशन, है ना, उस तरीके से ऑसिफिकेशन यानी कि उसका प्रोसेस। तो यहाँ पे यस 1 and 2 आंसर दोनों हो जाएगा। हाउ मेनी टीथ इन मैन ह्यूमंस कम ट्वाइस, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, 2 बार कितने दांत निकलते हैं, हड्डियों में कितने दांत, मनुष्य में कितने दांत जो है ना वो 2 बार निकलता है, मतलब कंपोनेंट तो सेम ही है ना, दांत का कंपोनेंट भी हमारा सेम ही होता है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का ही बना होता है। मुस्कान, आपकी जो ऐप पे क्लासेस होंगी उसमें जो आपकी साइंस चलेगी वो डेफिनेटली वो आपकी नीट लेवल की चलेगी, उसका टेंशन ना लो। नहीं, क्लासेस आपकी जो है वो 8:30 से 9:30 ही चलेगी साइंस की डेली, और शाम को 6-7 जो है वो जीके जो है वो चलेगा। हाउ मेनी टीथ्स इन ह्यूमंस कम्स ट्वाइस, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। आंसर आंसर आंसर, प्लीज आंसर्स पे फोकस करिए। देखो अचानक कोई भी चीज नहीं होती है, और सडनली होने वाले चेंजेस जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, तो टेंशन ना लो अचानक शामिल है या नहीं है, बट हाँ ठीक है, सडनली होने वाले जो चेंजेस होते हैं ना वो बहुत बढ़िया होते हैं, तो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं है। राइट, 20 करके याद रखिए। मनुष्यों में जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 तरीके के टीथों की, मतलब दांतों की। एक हमारे पास होते हैं टीथ जिनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है, परमानेंट मतलब स्थायी जो दांत होते हैं उनके लिए, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे टेम्पररी टीथ। क्या होते हैं, टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब क्या हो गया, अस्थायी दांत, यानी कि टेम्पररी टीथ करके अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो परमानेंट टीथ वो होते हैं जो हमारे 6-7 साल की उम्र के बाद निकलना शुरू होते हैं,
और टेम्पररी जो होते हैं जो बचपन से निकलते हैं। छोटा बच्चा जब दांत उसके आने लगते हैं तो आपने देखा होगा 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के, फिर 1 दांत इधर, 1 दांत इधर, 1 दांत इधर, ऐसे करके उसके 4 दांत ऊपर नीचे कुछ महीनों में ही आ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे 20 दांत पूरे हो जाते हैं। वो जो दांत है ना वो आपके टेम्पररी टीथ बोले जाते हैं, यानी कि अस्थायी, क्योंकि वो टूटेंगे 6 से 7 साल की उम्र में वो टूट जाते हैं। और टेम्पररी यानी कि अस्थायी जो दांत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है दूध के दांत। सुना है ना आपने, दूध जो होता है उस दूध के दांत करके हम बोलते हैं, या बचपन के दांत करके। तो 6-7 साल की उम्र में होते ही जब बच्चे का दूध का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, उसके बाद ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। बचपन में बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं, सॉलिड चीजें कम खाते हैं, तो उनको वैसे दांत नहीं चाहिए जहां उसे चबाना पड़े, ग्राइंडिंग करनी पड़े। और परमानेंट टीथ क्या हो गए, जो 6 से 7 साल की उम्र के बाद निकलते हैं और बुढ़ापे तक रहते हैं वो दांत, तो उनको हम परमानेंट टीथ करके बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इतने बड़े क्वेश्चन कर ले क्या, चलो इसको आगे कर लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है क्या ये, ठीक है। इसको बड़े बड़े क्वेश्चंस को थोड़ा अवॉइड करते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स किस चीज में मदद करते हैं, ये बता दीजिए। व्हाइट ब्लड सेल्स, हाँ, ये मैं अभी फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आपका आगे आने वाला है, तो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी आगे फॉर्मूले का एक क्वेश्चन आने वाला है। व्हाइट ब्लड सेल्स या हमारे शरीर के अंदर जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, WBCs होते हैं, वो किस रूप में काम करते हैं। आप लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं क्या, आपका रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रहे हैं, या आपके शरीर में डिफेंस दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे टीथ का फॉर्मूला भी आगे आएगा, डिफेंस करके याद रखिए। अगर हम WBCs की बात करते हैं तो वो हमारा किसके रूप में आता है काम, हमारे शरीर को संक्रमण बचाने के लिए जरूरी होता है, संक्रमण से बचाने के लिए। अभी आप देख रहे हो ना, कोरोना वैक्सीन जो है वो लगना शुरू हो गई है, कोरोना वैक्सीन है ना, कोरोना वैक्सीन जो है वो लगना शुरू हो गई है। तो कोरोना वैक्सीन कर क्या रही है, वो क्या कर रही है, आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं उनको डेवलप कर रही है। और एंटीबॉडीज डेवलप करवाने का जो काम है वो कौन करता है, वो WBCs करते हैं। WBCs के भी कौन से सेल करते हैं, तो WBCs में B सेल नाम के और T सेल नाम के लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, वो आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं, बराबर, इसीलिए हम वैक्सीन लगा रहे हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ एनर्जी की मैं बात करूं तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपका ATP है, वो आपका हर एक सेल करता है, बॉडी के सारे सेल करते हैं। क्लॉटिंग की हम बात करें तो क्लॉटिंग हमारा जो है उसमें हमारे पट्टिकाणु जिसे हम बोलते हैं, पट्टिकाणु है ना, या फिर मैं आप जिसको प्लेटलेट्स आपने अच्छे से याद होगा, इसी की मैं हिंदी करूँ तो आपको नहीं समझ आएगी। जो क्लॉटिंग होती है वो हमारे पट्टिकाणु या प्लेटलेट से होती है। और ऑक्सीजन की मीडियम के लिए या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, हम RBCs जो है ना उनको इस्तेमाल करते हैं। तो चारों ऑप्शन भी क्लियर है यहाँ पे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन वगैरह का ये फॉन्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। विच फॉलोइंग पार्ट क्रॉसेस द डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी पाइप, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं। सी नहीं हो सकता है, सी कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन में आंसर बताओ। सी का तो क्लॉटिंग है ना, तो WBCs आपकी क्लॉटिंग में मदद नहीं करते हैं। WBCs आपके प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु में मदद करते हैं, लेकिन क्लॉटिंग में मदद नहीं करते हैं, ठीक है। ये बताइए, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं, कटती पार्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दो जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन वगैरह का है, और एक दो चीजें जो है ना वो आपका आगे देख लेंगे। कट रहा है, आवाज है, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे ठीक हो पाएंगी। आँख क्यों फटकती है, जब पिटाई लगना लिया ना तभी फटकती है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा देखिए, ये हमारा कोई लॉजिक नहीं है, मानना है, देखो मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, ये वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमारी लेफ्ट आंख और राइट आंख फटकती है तो हम उसको कुछ सिंबलाइज कर देते हैं, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। जबकि मैं आपको बता दूं, ये सारा सिस्टम जो है वो आपके न्यूरॉन्स का होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो है ना वो एक्टिविटी करते हैं कुछ, जिसकी वजह से ये नसें जो है ना आपकी आंख के ऊपर नसें जो होती हैं वो थोड़ी सी, उनमें ब्लड सर्कुलेशन या तो फास्ट हो जाता है या स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ आपको ऐसे फड़कन सी लगती है, बट उससे ऐसा कुछ है नहीं। इन विच पार्ट दी डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी पाइप क्रॉस ईच अदर और कट ईच अदर, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं। तो आपको इसका आंसर करना है फेरिंग्स, यानी कि ग्रसनी। कोई और कुछ तो आंसर नहीं कर रहा है ना।
कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, यस यशवंत, बिल्कुल। द आंसर विल बी आपका फेरिंग्स जो है वो आप ओके, राइट राइट राइट। बैक टू दिस, एक बार ये देखिए यहाँ पे, वापिस 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 इसको देखते हैं। ओके, यहाँ पे फेरिंग्स के पीछे से जो आपकी लेयर पूरी निकल रही है, यानी कि फेरिंग्स के ऊपर से जो यहाँ पे जा रहा है, फेरिंग्स के साइड से जो अपनी निकल, ये वाली जो लेयर है ना, इसको हमने बोल दिया ट्रैकिया, यानी कि विंड पाइप के नाम से इसको हम जानते हैं, ट्रैकिया या विंड पाइप करके। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, यहाँ पे हमारे पास एपिग्लॉटिस नाम की एक छोटी सी स्किन की लेयर जो है वो रखी रहती है। तो हो गया, अभी ठीक है, ठीक है। छोटी सी एक लेयर रखी रहती है जिसको हम एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। अब ये इसको कवर करके रखती है, तो इसलिए आपको इसका आंसर जो है ना वो फेरिंग्स ही लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डज नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, ये बताइए इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का श्रावण नहीं करती है? नागमणि कुमार, बिल्कुल कहीं रुकने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी आपको। आप लोग की वजह से ही भुवनेश्वर मुझे बार बार मतलब बुलाए हैं कि बस आना ही है कैसे भी करके, बच्चों की वजह से। तो यस, बैक टू दिस, अभी बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डज नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, निम्न में से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का श्रावण नहीं करती है? तो इसका आंसर लिवर करना है। देखिए अब फिर से वही वाली चीज है, कई लोग जो है वो आंसर सी या डी भी कर रहे हैं, सी तो ज्यादा ही लोग कर रहे हैं। देखो सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि लार रिलीज करती है, पैनक्रियास तो फिर आपका मास्टर एंजाइम है, ये आपके तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो रिलीज करता है। और इंटेस्टाइनल यानी कि जो हमारी आंत होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो आंत है वो नहीं रिलीज करती है, तो आज के बाद ये अपना डाउट क्लियर करके रखिएगा। इंटेस्टाइनल में से जो जूस निकलते हैं, एंजाइम्स जो निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं? सकस एंटेरिकस। और जो एंजाइम इनके द्वारा निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। क्या बोलते हैं? एंटेरोकाइनेज। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम निकलते हैं, इनफैक्ट एंटेरोकाइनेज। और उसके अलावा दूध जो हम पीते हैं उसको भी पचाने के लिए हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड ही एंजाइम निकालती है। लिवर जो है ये क्या लिखा है? डू नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, रिलीज वर्ड लिखा है, श्रावित लिखा है, रिलीज नहीं करता है। यहाँ पे वर्ड समझना, इस वर्ड का यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिवर बाइल बनाता है, अभी आप ऐसा बोलोगे कि लिवर के द्वारा जो बाइल जूस है, पित्त रस जो है वो बनाया जाता है, पर कहीं पे भी यहाँ पे बनाया नहीं लिखा है। सिंथेसिस, स्टोर, रिलीज, ये तीन शब्द हैं जो इस क्वेश्चन के एक्चुअली आपको समझना है। यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। जैसे ये रिलीज लिखा है ना, वैसे ही आपके दो और वर्ड होते हैं। एक होता है सिंथेसिस, राइट, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना किसी चीज को। एक होता है स्टोर्ड करके, ठीक है, स्टोर्ड यानी कि संग्रहित करना। और तीसरा होता है रिलीज। पहला सिंथेसिस, दूसरा स्टोर, तीसरा रिलीज। तो अगर आपको ये लिखा जाए कि लिवर क्या सिंथेसिस करता है, तो बाइल जूस। लिवर बाइल जूस को कहाँ रखता है, स्टोर कहाँ करता है, तो आंसर गॉल ब्लैडर। और आपसे पूछे कि रिलीज कैसे करता है, इसको श्रावित कैसे करता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाइल डक्ट यानी कि पित्त नलिका। तो रिलीज तो नहीं कर रहा है ना लिवर, इसलिए क्वेश्चन ठीक है। और आंसर जो है वो क्या है? वो लिवर है आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत किसी को? लिवर जो है वो यहाँ पे अपना आंसर हो गया। विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड एज विलाई, किस अंग में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती हैं जिनको हम विल्ली या विलाई के नाम से जानते हैं? विल्ली भी करके लिखा रहता है ये, ठीक है, और या फिर इसको विलाई करके बोलते हैं, है ना। तो विलाई या बिल्ली जो है वो कौन से अंग में पाई जाती है, एक बार जल्दी से बता दीजिए। थोड़ा सा ये ब्राइटनेस और ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी एक दो दिन में ठीक हो जाएगी, तो कुछ नहीं है, आप लोग टेंशन ना लो। अरे फिर से वही आंसर, थोड़ा अच्छे से आंसर करिए। इसमें लिखा है किस अंग में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है? छोटी आंत, बिल्कुल, कायस्थ, शुभम कायस्थ, राइट, यही होगा ना। तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखिए योगेश, बिल्कुल छोटी आंत जो है ना वो ठीक है, ये याद रखिए। अब जरा डायग्राम के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। शशि भूषण, थैंक यू सो मच है।
दीदार के लिए आंखें तरस गई हैं, इसीलिए तो वापस आना ही पड़ता है। अच्छा ये क्वेश्चन देख, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और इसको बृहदान्त्र भी बोलते हैं हिंदी में। हालांकि ये बृहदान्त्र आपको कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर मैं एक बार लिख देती हूँ हिंदी वाले बच्चों के लिए, बृहदान्त्र। ठीक है, द पॉइंट इज दिस, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत या बृहदान्त्र, ये हमारे शरीर में क्या कर रही है कि जो भी आप खाना खा रहे हो, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, या पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो, तो वो जीरो है ना। कोई चीज आप करो उसका रिजल्ट ना निकले तो वो उसकी मेहनत बेकार जाती है। तो ये वही वाली चीज है, छोटी आंत और बृहदान्त्र या स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे शरीर के अंदर अंगुली नुमा संरचना रख के, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ऐसे करके इसको हम ऐसा काट दे तो आपको ऐसा विलाइज जैसा दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है। ठीक है, अब इसी एक विलाई को जरा मैं डिटेल में ऐसे करूं तो ये आपको ऐसी छोटी 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 विलाइज दिखेंगी, ये देखो इनको। तो ये है ना, ये हमारी एक एक सिंगल सिंगल डायग्राम देखो, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको विलाइज बोलते हैं। अब जब आप खाना पचा लिए हो, खाना खा रहे हो, खाना आपका पूरा डाइजेस्ट हो गया ना, उसके बाद ये खाना इसी पाइप से ऐसे करके निकलेगा, और ये जो विलाइज है ना, इनके अंदर अवशोषित होता चला जाएगा, अवशोषित होता चला जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को? और जैसे इसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया या अवशोषित कर लिया, फिर ये यहाँ से, ये देखो ब्लड वेसल्स है यहाँ पे बहुत सारे, और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स में चला जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इतना चीज समझ आया? तो ये थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इन डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू, पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन को किस चीज में परिवर्तित किया जाता है? पीडीएफ आपका जितना शॉर्ट फॉर्म में कर सकता है उतना ही आपका किया जाएगा। मैं उसको इतना शॉर्ट फॉर्म करूंगी कि आप आराम से उसको जो है ना वो पढ़ सकते हो। नहीं भाई देखो, क्लास तो एक ही जगह हो सकती है ना एट अ टाइम, तो वही है, आपकी क्लासेस यही पे होने वाली है। तो आप याद रखिए कि डाइजेशन में प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के फॉर्म में आपका एब्जॉर्ब किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन भी आपका कट रहा है, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। ये बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सही से दीजिएगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रॉन्ग? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, हृदय की मांसपेशियों को थकान का अनुभव नहीं होता है, दैट इज कार्डिक मसल्स डू नॉट एक्सपीरियंस फटीग। कार्डिक वर्ड हिंदी में हम कार्डिक वर्ड जो है वो हृदय के लिए लिखते हैं, यानी कि कार्डिक और हृदय एक दूसरे से सिनोनिम्स है। तो हृदय की मांसपेशियों को थकान का अनुभव नहीं होता है, पहला। दूसरा, ग्लूटस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, बोथ, ओनली वन, ओनली टू या नन। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको भर भर के कराने वाली हूँ। रीजन ये है कि आप लोग थोड़ा सा वन लाइनर ये ऐसे क्वेश्चन करोगे तो जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं उन लोगों को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो लाइक और शेयर तो करना ही है आपको, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि क्लासेस आज से फिर से शुरू हो चुकी हैं, एटलीस्ट उनको पता लगे। दूसरी चीज ये है कि जिनका ग्रुप डी का और एनटीपीसी का भी एग्जाम है, तो उन लोग को अगर इधर से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन भी मिल जाते तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये दोनों आपके ऑप्शन जो है ना वो सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आर रॉन्ग, कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे तो दोनों सही है, तो मेरा आंसर जो है ना वो ए नहीं होगा बच्चे, 1 और 2 नहीं होगा, बोथ राइट है, तो आपको नन आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ग्लूटस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, बिल्कुल ठीक है। और पहला क्या है कि हृदय की मांसपेशियों को थकान का अनुभव नहीं होता है। हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट, यह हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो कभी थकता ही नहीं है। तो उसमें आपको आंसर क्या लिखना होता है, हमारा हार्ट जो है ना वो कभी थकता नहीं है, हमारा हृदय कभी थकता ही नहीं है काम करते करते। 24/7 आवर्स इंटू सेकंड भी काम करता है। अगर एक माइक्रो सेकंड भी दिक्कत हुई ना तो हमें अपने को दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस क्वेश्चन को लर्न करेंगे। ठीक है, ये अलग से आपसे पूछा जाएगा, ग्लूटस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो ग्लूटस मैक्सिमस आंसर करना है। कौन सा ऐसा हमारा अंग है जिसकी मांसपेशियां कभी थकान नहीं अनुभव करती, फील करती, तो उसके लिए आपको कार्डियक मसल जो है ना वो आंसर करना है।
ओके राइट, मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे कि क्लासेस आपकी कैसे चलने वाली हैं। तो ये एक तरीके से ये था कि आपकी क्लासेस जो है वो कैसे जाने वाली है, क्या रहने वाला है, शेड्यूल वगैरह जो है एक बार 6 से 7 में वापस से डिस्कस कर दूंगी। अभी आप लोग मेरे साथ जो है ना ये यूट्यूब पे जुड़िए। 1-2 दिन में आपकी अनअकैडमी ऐप पे प्रोफाइल बन जाएगी, तो हम वहां पे जो अनअकैडमी ऐप है उसकी भी क्लासेस जो है ना वो अपनी शुरू हो जाएंगी। नाउ द पॉइंट इज दिस कि यूट्यूब पे आपकी क्लासेस 3 चलने वाली हैं। आज 8:30 से 9:30, शाम को 6 से 7 वाली क्लास में जीके जो है वो करने वाले हैं, और उसमें वन लाइनर्स करने वाले हैं। उसमें भी वन लाइनर्स पहले साइंस के करने वाले हैं, तो आपका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा। पर डे आप करीब 150 क्वेश्चंस कर ही लोगे। वन लाइनर्स हैं, फटाफट उनको करते जाएंगे, आंसर्स करते जाएंगे, जहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसको समझ लेंगे अपन। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आपकी अभी यूट्यूब पे चलेंगी। 1-2 दिन में क्लासेस जो है वो ऐप पे शुरू हो जाएगी। ऐप पे थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एक ऐसी क्लास हो जहाँ पे आप साइंस की डिटेल थ्योरी करो, तो उसके लिए अभी ऐसे ही पढ़ना है, कोई वो नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस डिटेल थ्योरी जो है ना वो आप कैसे भी करके ना उसको पढ़ लो। और साइंस जो है उसका ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आते हैं, और जीके जो है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही करके आपका जो एसएससी का सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम है उसमें भी आपको 25 क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे जीके से, सीजीएल में, है ना। उसमें साइंस भी होती है और जीके भी होती है। तो तकरीबन आप ये मान लीजिए कि पर डे जो है वो आपकी 4 क्लासेस या 3 क्लासेस चलेंगी। 3 से 4 क्लासेस आपकी हर दिन चलेंगी। अगर ये 3 से 4 क्लासेस आप पर डे जो चल रही हैं, साथ में संडे जो है उसमें वीकली करंट अफेयर भी होगा, ये क्लासेस अगर आप देख लेते हो तो जीके और जीएस के लिए फिर आपको ज्यादा भागा दौड़ी और किताबें लेना ये लेना वो सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट जीके का पूरा क्वेश्चंस एमसीक्यूज वो सारा मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ विद इन 3 और 4 मंथ्स। तो 4 महीने 4 घंटे के लिए मुझे डिवोट कर दीजिए, आपका जीएस जो है ना वो जीके जीएस जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो लेट्स मीट टुमारो। 8:30 से 9:30 बजे कल क्लास है, और आज शाम को 6 से 7 बजे क्लास है। जीके के वन लाइनर की सीरीज है, तो ये वेब सीरीज देखते हो ना, उनसे तो बेटर ही रहेगा, कम से कम नॉलेज तो मिलेगी कुछ। तो हमारी ये सीरीज 1 का पहला क्लास होने वाला है आज। तो ये 3 सीरीज में हम इसको कंप्लीट करेंगे जीके के वन लाइनर्स को। तो ये पहली सीरीज की पहली क्लास है आज 6 से 7 बजे वन लाइनर्स, तो उनको हम शाम को 6 से 7 करेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे 6 to 7 इवनिंग में पूछ लीजिएगा। पीडीएफ आपकी इस क्लास के बाद विद इन 1 आवर के आपकी जो ऐप है उस पर अपडेट हो जाएगी, और कल से मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी दूंगी, तो ऐप के साथ साथ टेलीग्राम पे भी अपडेट हो जाएगी। तो जैसे भी जो सहूलियत है आप वहां से ले लीजिएगा। और गाइस थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी अगेन। मतलब दोबारा से क्लास शुरू करना जो है ना वो यही था कि पता नहीं बच्चों को पता होगा कि नहीं पता होगा और ये सारी चीजें, बट लेट मी टेल यू, अब मेरी क्लासेस कहीं और आपको नहीं दिखेंगी। मतलब ऐसे करके कहीं पे भी नहीं दिखेंगी। मतलब आपको अब मेरी क्लासेस एंड ये जो आपका पूरा ऐप है उस पे, अनअकैडमी का ऐप है उस पे, और साथ में वाईफाई स्टडी का ये जो चैनल है जिसपे अभी हम क्लास कर रहे हैं, वहां पे आपको रेगुलरली सारी क्लासेस जो है वो मिलने वाली हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये स्टूडेंट्स की वजह से ही है जो मैं आज यहाँ पे वापस से क्लास शुरू करने का किया है। तो कंटिन्यूअसली जो आप लोगों ने सारे टीचर्स को बोला है साइंस के लिए कि भाई शिप्रा मैम से पढ़ना है साइंस और ये सारा, तो उसी की वजह से आई एम स्टैंडिंग हियर। सो गाइस थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन द इवनिंग 6 to 7 एंड टुमारो फॉर द सेम क्लास 8:30 to 9:30। थैंक यू सो मच, बाय बाय अभी के लिए। एंड अभी दिन की शुरुआत हुई है, तो आई होप आपका पूरा दिन जो है वो बेहतरीन तरीके से निकले।